अब वो जैसे तैसे कर किसी तरीके से सऊदी अरब पहुंचते हैं और सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद एयरपोर्ट पर वो उतरते हैं। जाते तो वो दूसरे काम के लिए हैं, मगर उनको एयरपोर्ट से एक दलाल उनको पकड़ कर लेके जाता है और एक रेगिस्तान के अंदर छोड़ देता है, जिसके अंदर वो बकरियां ऊँट चराने का काम करते हैं। और उनकी जिंदगी पहले से भी खराब हो जाती है। जिस तरीके से वो अपने घर पे जिंदगी गुजार रहे थे गरीबी के अंदर, उससे भी बेकार जिंदगी उनकी हो जाती है और लगभग मरने की नौबत आ जाती है। दोस्तों, हमारे देश के नौजवान अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए अक्सर गल्फ कंट्रियों में, अरब कंट्रियों में कमाने के लिए जाते हैं, चाहे वो सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान हो। पर आप लोगों ने सुना होगा कि घर से वो जाते हैं किसी और काम में और वहाँ पर पहुँच कर जो अरब लोग होते हैं उनको बड़े बड़े रेगिस्तानों में, बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में ले जाकर उनको ऊँट और बकरियाँ चरवाने के काम में लगा देते हैं। अक्सर ये आप लोगों ने सुना होगा। ऐसे ही एक सच्ची घटना पर आधारित एक साउथ इंडिया की मूवी आई है, जिस मूवी का नाम है द गोट लाइफ। द गोट लाइफ में ये दिखाया गया है दोस्तों कि किस तरीके से दो व्यक्ति अपने बेहतर जिंदगी के लिए इंडिया से जो है सऊदी अरब जाते हैं और वहाँ पे किस तरीके से वो बकरी और ऊँट के अंदर फंस जाते हैं। जाते तो वो दूसरे काम के लिए हैं, मगर उनको एयरपोर्ट से एक दलाल उनको पकड़ कर लेके जाता है और एक रेगिस्तान के अंदर छोड़ देता है, जिसके अंदर वो बकरियां ऊँट चराने का काम करते हैं और उनकी जिंदगी पहले से भी खराब हो जाती है। जिस तरीके से वो अपने घर पे जिंदगी गुजार रहे थे गरीबी के अंदर, उससे भी बेकार जिंदगी उनकी हो जाती है और लगभग मरने की नौबत आ जाती है। दरअसल दोस्तों, हमारे देश हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग हर साल जाते हैं गल्फ कंट्री और अरब कंट्रियों में काम करने के लिए, मगर उनमें से कई सारे लोग फंस जाते हैं जिनसे दोस्तों बकरियां और ऊँट चराने का काम किया जाता है। उसी तरीके से हमारे देश हिंदुस्तान के राज्य केरला से दो व्यक्ति अपनी बेहतर जिंदगी के लिए सऊदी अरब जाते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है नजीब, दूसरे का नाम होता है हकीम। और वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। केरला के अंदर वो बालू निकालने का काम करते हैं नदी से अंदर, तो एक मजदूरी का काम करते हैं, बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। तो वो सोचते हैं कि आखिर अगर हम सऊदी अरब चले जाएंगे तो वहाँ पर जो है थोड़ा पैसे कमाएंगे, हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि इस गरीबी से बाहर अगर निकलना है तो हमें जो है गल्फ कंट्रियों में जाना होगा, अरब कंट्रियों में जाना होगा, क्योंकि गल्फ कंट्रियों में, अरब कंट्रियों में जाना आसान होता है। यहाँ पे कोई आपसे सर्टिफिकेट, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगता है। तो नजीब नाम का व्यक्ति दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गरीब होता है, अपने गाँव में बालू निकालने का काम करता है। तो एक दिन बालू निकाल रहा था, तभी उसके दोस्त ने बताया कि उसके जो है जीजा जी जो है सऊदी अरब से वापस आए छुट्टी काटने के लिए। और वो बोलता है कि अगर आप मेरे जीजा से जाकर कांटेक्ट करेंगे तो हो सकता है वो आपको एक वीज़ा दे दें सऊदी अरब जाने के लिए, क्योंकि उसके दोस्त के जीजा सऊदी अरब में अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं और जब गाँव आते हैं तो काफ़ी लोग देख के उनको आकर्षित होते हैं और सभी सऊदी अरब जाना चाहते हैं। तो नजीब अपने दोस्त के जीजा के पास जाता है, उनसे वीज़ा के लिए बोलता है, तो वो बोलते हैं ठीक है, मैं आपके लिए एक वीज़ा प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद दोस्तों नजीब बहुत ही ज़्यादा गरीब होता है, तो सऊदी अरब आने के लिए सबसे पहले हमको पासपोर्ट की जरूरत होती है। तो अपने बीवी के गहने बेचकर पासपोर्ट बनवाता है। उसके बाद जब वीज़ा आ जाता है उसको, तो लगभग 30,000 रुपये की जरूरत होती है। तो उस टाइम उसके पास पैसे नहीं होते, तो अपने पुश्तैनी घर को बेच देता है, इस सोच में कि मैं सऊदी अरब जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा तो घर दोबारा से खरीद लूंगा। मगर उसको क्या पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। नजीब के साथ एक लड़का और आता है जिसका नाम हकीम होता है और दोनों एक बड़े सपने को लेकर महाराष्ट्र यानी मुंबई के एयरपोर्ट से सऊदी अरब की राजधानी रियाद के लिए रवाना होते हैं। अब वो जैसे तैसे कर किसी तरीके से सऊदी अरब पहुंचते हैं और सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद एयरपोर्ट पर वो उतरते हैं। जब वो उतरते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है और जिस दिन उतरते हैं उस दिन होता है फ्राइडे, यानी कि जुम्मा का दिन होता है और जुम्मे के दिन सऊदी अरब के अंदर सरकारी छुट्टी होती है। अब ये लोग एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं सारा प्रोसेस करने के बाद, तो ये लोग इंतजार में होते हैं कि इनकी कंपनी का कोई आदमी आएगा या इनका कफिल आएगा इनको रिसीव करने के लिए। इसी इंतजार में ये बाहर काफ़ी देर तक इंतजार करते हैं और इंतजार करने के बाद एयरपोर्ट के एक स्टाफ से बोलते हैं, तो वो बोलता है कि आपके पास एक नंबर होगा, मैं उस पर फ़ोन लगाकर आपके कफिल के बारे में पूछता हूँ वो कहाँ है, या फिर उसका आदमी कोई आ रहा है या वो खुद आ रहा है। वो फ़ोन लगाता है तो फ़ोन शायद नहीं लगता है। तब वो नजीब और हकीम से बोलता है कि आज फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन सऊदी अरब के अंदर छुट्टी होती है, या फिर छुट्टी की वजह से सड़कों पे जाम हो, क्योंकि छुट्टी के दिन लोग घूमने निकलते हैं। तो हो सकता है आपका कफिल जो है रास्ते में फंसा हो सकता है आने में उसको देर हो जाए, या फिर कोई कंपनी का आदमी जो भेजा हो वो देर हो जाए उसको आने में, क्योंकि आज जुम्मा है। ये बोलकर वो चला जाता है। अब नजीब और हकीम दोनों बाहर खड़े रहते हैं, तभी वहीं पर एक व्यक्ति और उनसे कुछ टोकता है, मगर वो दोनों जो है अरबी नहीं जानते हैं और वो तमिल भाषा के लोग होते हैं, तो वो हिंदी भी नहीं बेहतर से जानते, थोड़ी बहुत हिंदी भी जानते हैं, तो उनकी बात को इग्नोर कर आगे बढ़ जाते हैं। अब वो दोनों वहीं पर एयरपोर्ट पर इंतजार करते रहते हैं। अक्सर जो है जो ऑफिस से वीज़ा लगवा कर आते हैं उनके साथ यही होता है, बाहर इंतजार करते हैं, कोई उनका कफिल आता है या कफिल कंपनी का कोई आदमी आता है, उनको लेकर जाता है वहाँ से एयरपोर्ट से। अब वो दोनों इसी इंतजार में खड़े रहते हैं कि कोई आएगा तो हमको लेके जाएगा। तभी एक सऊदी वहाँ पर आता है, कफिल आता है, यानी कि सऊदी का रहने वाला एक व्यक्ति आता है जो अरबी होता है और उन लोगों से पूछता है कि आपका नाम क्या है। उन लोगों से नाम पूछता है तो उसको पता चल जाता है कि ये लोग नए हैं, आए हैं और इनका जो है कफिल या कोई कंपनी का आदमी अभी तक नहीं आया है इनको लेने, क्योंकि कोई भी टिकट देखेगा तो पता चल जाएगा कि कौन सी फ्लाइट कितने बजे से ये आए हुए हैं सऊदी अरब और कहाँ कब से इंतजार कर रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर। अब वो अरबी आदमी हकीम और नजीब से पूछकर कुछ चला जाता है, फिर दोबारा लौट के आता है और इनको गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। तो हकीम नजीब से कहता है कि हो सकता है यही हमारा कफिल हो और हमें लेने आया हो, क्योंकि वो दोनों उसकी भाषा को नहीं समझते हैं, वो अरबी बोलता है और नए बंदे आने के बाद अरबी कैसे जानेंगे, क्योंकि कोई घर से सीख कर अरबी नहीं आता है। अब दोनों व्यक्ति इस उम्मीद में उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं कि यही हमारा कफिल है और या फिर हमारे कंपनी का आदमी है और जो हमको लेने आया है और ये हमको अपनी
कंपनी में लेके जाएगा जो हमें वहाँ पर बोलकर इंडिया में भेजा गया है। दोनों उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो अरबी उनको लेकर चला जाता है। काफ़ी देर तक गाड़ी जब चलती रही तो नजीब को थोड़ा शक हुआ कि आखिर ये हमको कहाँ लेके जा रहा है, इतना ज़्यादा दूर में लेके आ गया। क्योंकि काफ़ी देर गाड़ी चलने के बाद शहर खत्म हो गया और जो है बड़े बड़े रेगिस्तान दिखने लगे, तो नजीब को थोड़ा सा डाउट हुआ। अब वो जो अरबी था वो कोई उसका कफिल नहीं था, ना उसके कंपनी का आदमी था। उसका काम यही था कि एयरपोर्ट से जाकर नए आदमी को पकड़ के ले जाकर और किसी फार्म हाउस वालों को सौंप देना, उनसे उनको बेच देना, यही काम उसका होता था। अब वो दोनों को, नजीब और हकीम को लेकर जाता है और एक को हकीम को दूसरे सऊदी को यानी कि दूसरे फार्म वालों को दे देता है और अब नजीब को अपने साथ में लेकर जाता है। और सऊदी अरब में फार्म को बोलते हैं मजरा। अब हकीम को दूसरे मजरे में डाल देता है और नजीब को दूसरे मजरे में डाल देता है, दोनों को अलग अलग कर देता है। दोनों बहुत रोते हैं, चिल्लाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं दूसरे काम में आया था, मुझको यहाँ पे फंसाया जा रहा है, मैं इस काम के लिए नहीं आया था, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मगर वो एक भी नहीं सुनते उनकी। अब किसी तरीके से जब आप फंस गए हैं तो आपको गुजारना तो है ही है। अब या तो भागेंगे, तो इतना लंबा रेगिस्तान है जहाँ पर आपको न रास्ते का पता, ना दूर दूर तक कोई सहरा दिख रहा है, ना गाँव दिख रहा है, तो आप जो है ना सड़क दिख रही है, तो आपको काटना तो है ही है। तो मजबूरी में नजीब वहाँ पर रो कर किसी तरीके से काट रहा था। तभी अचानक एक दिन वो बकरियाँ चराते हुए काफ़ी लंबे दूर निकल जाता है। वहाँ पर बारिश होने लगती है तो वो एक गुफा में जो है बकरियों को लेकर और खुद जो है छिप जाता है। तभी उसको एक गाने की धुन सुनाई देती है जो उसने पहले भी कभी सुनी थी। गुफा के उस पार जाता है तो उसको वही हकीम दिखाई देता है जो लगभग 1-2 साल बाद दोनों एक दूसरे से मिले थे, जो गांव से साथ में आए थे। अब दोनों के बाल वगैरह, दाढ़ी वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, नहाया वगैरह नहीं था साल 2 साल से, तो कपड़े वगैरह बहुत गंदे थे। एक दूसरे को दोनों गले लगे, रोए बहुत ज़्यादा, किसी तरीके से सोच रहे हैं कि यहाँ से निकला जाए, भागा जाए, क्योंकि ज़िंदगी तो अजाब हो गई। जो पहले गरीबी से निकलने की कोशिश कर रहे थे उससे भी बेकार ज़िंदगी हो गई। अब फिर एक दिन जो है हकीम लेटर छोड़ के जाता है नजीब के लिए। अब उस लेटर में लिखा होता है कि हकीम के साथ एक अफ्रीकी व्यक्ति है जिसका नाम इब्राहिम कादरी होता है। वो यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर गुलामी कर रहा है। उसको रोड का पता है, यानी कि इस रेगिस्तान से निकलने का रास्ता उसको मालूम है और यहाँ से हम दोनों भाग सकते हैं। अब लगभग 2-3 साल गुजारने के बाद एक दिन क्या होता है कि जो है सऊदी जो उसका कफिल होता है, जिसके मजरे में, जिसके फार्म हाउस में नजीब रहता है, उसकी लड़की का शादी होता है। तो आसपास के जितने फार्म हाउस वाले रहते हैं सभी शादी में चले जाते हैं। इन लोगों को फार्म हाउस इनको सौंप कर देकर चले जाते हैं। ये लोग फिर भागने का प्लान बना लेते हैं, क्योंकि जो इब्राहिम कादरी होता है, जो अफ्रीकी व्यक्ति होता है, वो इन दोनों को यहाँ से निकालना चाहता है, क्योंकि इन दोनों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और वो जानते थे कि यहाँ पर जो है इन लोगों के मरने के सिवा आखिर में इनका कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि नजीब जब वहाँ आया था तब वहाँ पर पहले से एक आदमी था जो साउथ इंडिया का, केरला का था। और फिर एक दिन नजीब देखता है कि वो व्यक्ति मर जाता है और उसकी बॉडी को गिद्ध नोच कर खा रहे होते हैं और बाद में उसी रेगिस्तान में उसकी लाश भी दफन हो जाती है। अब नजीब सोचता है कि यही हाल मेरा भी आखिर में होगा, इससे बेहतर कि अगर भागे, रास्ते में मर जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है, मगर अगर बच के निकल गए तो एक नई ज़िंदगी मिल जाएगी। तो वो अफ्रीकी जो इब्राहिम कादरी होता है उन दोनों को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है। मगर रेगिस्तान इतने बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर सऊदी जो है ज़मीन के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में दुनिया में 13वें नंबर पर आता है। तो बहुत बड़ी ज़मीन है सऊदी अरब के पास और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रेगिस्तान होते हैं, पहाड़ होते हैं, तो वहाँ से निकलना इम्पॉसिबल होता है। मगर फिर भी ये लोग चलते रहते हैं उस रेगिस्तान में और 2-3 दिन के बाद लगभग चलते चलते हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि हकीम के रास्ते में ही मौत हो जाती है। अब नजीब किसी तरीके से 2-3 दिन के बाद लगभग उसकी भी मरने वाली हालत हो गई थी। अगर एक दिन और रोड नहीं मिलता तो वो भी मर जाता, मगर किसी तरीके से वो रोड पर पहुंचता है। अब रोड पे जब वो पहुंच जाता है तो कई ट्रक वालों को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो कोई भी उसको लिफ्ट नहीं देता है। तभी एक महंगी गाड़ी आकर वहीं पर रुकती है, जो कि रोल्स रॉयल होती है, जो बहुत महंगी गाड़ी है, हम सब जानते हैं। वो गाड़ी वहाँ पर रुकती है। उसमें से एक अरबी व्यक्ति निकलता है जो उसको नजीब को लिफ्ट देता है और अपनी गाड़ी में बैठा कर ले जाकर शहर में छोड़ता है। अब शहर में छोड़ने के बाद वहाँ उसको एक व्यक्ति मिलता है जो वो भी साउथ इंडिया यानी कि केरला का होता है और वहाँ पर वो अच्छे अपने होटल चला रहा होता है, वो अच्छी पोजीशन पर रहता है सऊदी अरब के अंदर। वहाँ उसको नहलाया धुलाया जाता है, उसके बाल वगैरह काटे जाते हैं, उसको कपड़े चेंज कराए जाते हैं, फिर उसके किसी तरीके से उसके घर पे कॉन्टेक्ट किया जाता है। अब 3-4 साल लंबे समय के बाद नजीब अपने घर पे बात करता है। घर वालों को कोई यकीन नहीं था कि वो नजीब से फिर बात कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने आसरा छोड़ दिया था कि नजीब आज तक जिंदा। और ये कहानी 1991 की है। उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था आज के जैसे। पहले सऊदी अरब लोग आते थे तो जब आते थे तब किसी तरीके से बात हो जाता था, वो भी तब जब अगर वो शहर में होते थे, टेलीफोन का ज़माना होता था। अगर शहर से बाहर कहीं फंस गए तो फिर जो है अगर किसी तरीके से बच के घर चले गए तो ही मुलाकात होती थी, वरना नहीं हो पाती थी। तो फिर नजीब को गवर्नमेंट के हवाले किया जाता है, सऊदी गवर्नमेंट के हवाले किया जाता है। वो जेल में बंद होता है, यानी कि जेल में एक प्रोसेस होता है सऊदी अरब का कि अगर आप किसी तरीके से मतलब इलीगल हैं तो आपको जो है आपको सऊदी हुकूमत अपने अंडर में कर लेगी। उसके बाद थोड़े दिन जेल में रखेगी। जेल में रखने के बाद आपको जो है आपके मुल्क भेज दिया जाएगा। उसी प्रोसेस के तहत उसको जो है गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाता है।
अब जब नजीब जो है जेल में बंद होता है तो वो व्यक्ति वही अरबी फिर से आता है जेल के अंदर, क्योंकि एक रूल होता है कि जो कफील अपने आदमी को पहचान ले, यानी कि अपने नौकर को पहचान ले जेल के अंदर, तो वो अपने साथ फिर से ले जा सकते हैं। मगर जब नजीब के साथ वो आदमी, नजीब के पास वो आदमी आता है, पहचान तो लेता है, मगर वो बोलता है कि मैं अगर तुम्हारा कफील होता तो मैं तुमको आज फिर से लेके जाता और उसी मजरे में, उसी फार्म हाउस में काम कराता। तब नजीब को पता चलता है कि ये तो मेरा कफील था ही नहीं, मैं घर से जिस कंपनी के लिए आया था वो कंपनी के आदमी से हमारी मुलाकात ही नहीं हुई और किसी दलाल के हाथ में मैं फंस के चला गया, इसीलिए मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। अब पूरी कहानी यहाँ पर तो बताई नहीं जा सकती, इसलिए आप जब उस फिल्म को देखेंगे ना तो बहुत सारे लोगों को सऊदी अरब जाने का, दुबई, कुवैत, कतर जाने का भूत उतर जाएगा। जो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सऊदी अरब, दुबई जाना बहुत आसान होता है, तो उन लोगों को ज़रूर ये समझ में आएगा कि ऐसे किसी अरे गहरे से वीज़ा लेकर नहीं जाया जाता है। मगर जब नजीब और हकीम जो आए थे उनका वीजा भी सही था, सब कुछ सही था, मगर वो नए आदमी थे, इसलिए उनको जो है वहाँ पर एक दलाल मिल जाता है और वो लेकर जाता है। इस तरीके से गलत आदमी के साथ वो चले जाते हैं। तो अक्सर ये होता है कि एयरपोर्ट पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप नए होंगे, आपको बोली भाषा नहीं पता चलेगी, तो जो आपको लोग बताएंगे वही आपको जो है पता चलेगा और आप किसी के भी साथ जा सकते हैं। तो यही इसीलिए अक्सर लोग फंस जाते हैं। तो मैं आपसे ये ज़रूर बोलूँगा कि उस फिल्म को आप जाकर देखिए। फिल्म का नाम है द गोट लाइफ, जो कि एक सच्ची घटना पे आधारित है। उस फिल्म को देखने के बाद मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपके आंख से आंसू जरूर निकलेंगे। मिलते हैं दोस्तों किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।